डाउट था ज्योग्राफी में एक स्टूडेंट का, बट क्वेश्चन बड़ा बना और मुझे ऐसा लगा कि इसे डील हमें डिटेल में करना चाहिए। क्वेश्चन ये था कि सर जो आउटर प्लैनेट हैं, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सर इनका रोटेशन टाइम इतना कम क्यों है? यानी कि इनकी रोटेशन स्पीड इतनी ज़्यादा क्यों है? ये इतनी फास्ट स्पिन क्यों करते हैं अपने एक्सिस पे? ये सवाल था। इनर प्लैनेट जो हैं इनका रोटेशन टाइम बहुत ज़्यादा है, यानी कि इनकी रोटेशन स्पीड बहुत कम है। ओके, हम उसका आज आंसर करेंगे। और इसमें सिर्फ यही नहीं समझोगे आप कि रोटेशन स्पीड ज़्यादा कम है ना, बहुत ही ब्रीफ में लेकिन कंप्लीट सेंस में मैं ये भी बता दूंगा कि एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं ये भी बता दूंगा कि वो जो नेबुलर डस्ट है शुरुआती, जिससे सन और प्लैनेट एग्जिस्टेंस में आएंगे, वो क्या है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि प्लैनेटेसिमल्स क्या हैं, प्रोटोप्लैनेट्स क्या हैं और प्लैनेट्स क्या हैं। वहीं से हम समझ पाएंगे ये सब कुछ कि अल्टीमेटली ये रोटेशन स्पीड ज़्यादा है तो ये कम, ये रोटेशन स्पीड ज़्यादा है तो ये कम है क्यों है। बट मल्टीपल चीज़ें सीख जाएंगे, बहुत सी टर्म्स क्लियर हो जाएंगी, इनको समझते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाई डू द आउटर द गैस जियांट प्लैनेट्स, जियांट मने दे आर सो ह्यूज, बहुत बड़े हैं आउटर प्लैनेट्स। सो व्हाई डू द आउटर द गैस जियांट प्लैनेट्स रोटेट फास्टर देन द रॉकी इनर प्लैनेट्स। तो क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया मैंने कि इनर प्लैनेट्स रॉकी होते हैं और आउटर प्लैनेट्स गैशियस होते हैं मेनली। ओके, सो हम प्लैनेट्स को दो हिस्सों में बांटते हैं, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स मोस्टली रॉकी हैं, आउटर प्लैनेट्स मेनली गैशियस हैं। तो रॉकी इनर प्लैनेट्स एंड गैशियस आउटर प्लैनेट्स। ओके, इनर प्लैनेट के अंदर हमने देखा 4 प्लैनेट्स आ जाते हैं। सन से शुरू होकर अगर हम बाहर की ओर जाएं तो मरकुरी, वीनस, 3rd पोजीशन पे अर्थ, 4th पोजीशन पे मार्स। इसके बाद आ जाती है एस्टेरॉयड बेल्ट, और उसके आगे है 5th पोजीशन पे जुपिटर, 6th पोजीशन पे सैटर्न, 7th पोजीशन पे यूरेनस एंड 8th पोजीशन पर नेपच्यून। प्लूटो जो कि 9th प्लैनेट था, पहले उसे ड्वार्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये पहले 4 मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये इनर रॉकी प्लैनेट हैं। ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये आउटर गैशियस प्लैनेट्स हैं। दे आर सो ह्यूज इन साइज, तो इन्हें हम गैस जियांट्स कह देते हैं, या साइज़ वाइज बहुत बड़े इन्हें हम जोवियन प्लैनेट्स कह देते हैं। ये सारे नामों से ये जाने जाते हैं। चलिए कुछ हल्का सा बुनियादी फ़र्क देखें, क्योंकि आगे के टॉपिक में ये वर्ड काम आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। इनर रॉकी प्लैनेट और आउटर गैशियस प्लैनेट में सिर्फ रोटेशन का ही फ़र्क नहीं है, इनमें और कई बातों का भी डिफरेंस है। जैसे कि पहला, इनर रॉकी प्लैनेट दे आर स्मॉल, तो ये छोटे होते हैं साइज़ में। मैं ज़्यादा बड़ी या कोई और दूसरी इमेजेस का यूज़ ना करते हुए आपकी 6th क्लास के NCERT में जो पहला चैप्टर है ज्योग्राफी की बुक में, द अर्थ आर हैबिटेट, उसी की इमेज को यूटिलाइज़ करके ही ये फिगर्स भी लिखी हैं मैंने, और ये मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूँ ताकि आप जब पढ़ें तो आपको भी ये इमेज वहाँ पर मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये NCERT की ही नहीं घूमेगी भाई, ये NCERT की ही इमेज है और हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। साइज़ देखिए पहले, तो ये एस्टेरॉयड बेल्ट है, इज़ द एस्टेरॉयड बेल्ट। उसके पहले के इनर 4 प्लैनेट, सन से पहले यहाँ पे मरकुरी है सन के साथ ही, फिर हम आगे चलते हैं, ये वीनस है, 3rd नंबर पे अर्थ है और ये मार्स है। मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इन चारों में सबसे बड़ा अर्थ ही है अगर ध्यान से देखें तो ये चारों ओवरऑल तो साइज़ में बहुत छोटे हैं। किन के कंपैरिजन? एस्टेरॉयड बेल्ट के आगे आइए आप, अब जहाँ पर देखिए आप जुपिटर का साइज़ देखिए, सैटर्न को नोटिस करिए, ये यूरेनस है और ये नेपच्यून है। तो आउटर प्लैनेट्स दे आर सो ह्यूज, लेकिन इनर प्लैनेट्स दे आर नॉट सो ह्यूज, दे आर स्मॉल। ओके, सो इनर प्लैनेट साइज़ में छोटे हैं, आउटर प्लैनेट साइज़ में बड़े हैं, ये एक बड़ी चीज़ है। सो इनर रॉकी प्लैनेट दे आर स्मॉल एंड कंटेन हायर अमाउंट ऑफ हैवी एलिमेंट्स। हैवी एलिमेंट्स जो हैं ये उनसे बने हुए हैं, दूसरी चीज़ें टिक नहीं पाएंगी, सन के क्लोज होने के कारण वेपराइज हो जाएंगी, और इसीलिए जो चीज़ें टिक सकती हैं सन की हीट के बावजूद भी वो टिकी हैं, इसलिए ये रॉकी प्लैनेट है।
वो टिकी हुई है, इसलिए ये रॉकी प्लैनेट है। आई बात समझ में? और जो लाइटर मटेरियल है वो सन से दूर है, वो टिका हुआ है, इसलिए जो आउटर प्लैनेट है वो लाइटर एलिमेंट से बने रहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम। पीरियोडिक टेबल देख लीजिएगा, ओके, क्लियर हो जाएगा। सो इनर प्लैनेट रॉकी नेचर में है, ये स्मॉल है और ये हायर अमाउंट ऑफ हैवी एलिमेंट कंटेन किए हुए हैं, जैसे कि आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, निकल, और इनमें से मेजॉरली ये एलिमेंट कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं ऑक्सीजन के साथ। ओके, सो मैनी ऑफ दीज वर प्रेजेंट इन कंपाउंड्स विद द ऑक्सीजन। इतनी बात क्लियर? बट द आउटर गैशियस प्लैनेट, दे आर गाइजेंटिक एंड कंपोज्ड मोस्टली ऑफ लाइटर एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन एंड हीलियम। अभी रीजनिंग क्लियर हो जाएगी इसकी आपको कि ऐसा क्यों है, मैंने बता भी दी है, वैसे मैं लिख भी दूंगा। सेकेंड पॉइंट एसोसिएटेड विद इनर रॉकी प्लैनेट, दे हैव सॉलिड सर्फेसेस, यानी कि डिफाइंड सॉलिड सर्फेसेस हैं सभी प्लैनेट्स के, देयर आर डिफाइंड सॉलिड सर्फेसेस। बट आउटर प्लैनेट्स के बारे में हम जानते हैं ये गैशियस हैं, लिक्विड हैं नेचर में, तो हमें अब तक क्लियर नहीं है कि कोई सॉलिड सर्फेस उनमें है कि नहीं है, तो डिफाइंड सॉलिड सर्फेसेस के बारे में क्लैरिटी नहीं है। सो दे हैव नो डिफाइंड सॉलिड सर्फेसेस एज येट अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज, they are contain gaseous and liquid matter. Third point is about the inner rocky planets, they rotate slowly compared to the gas giants यानी कि outer planets. Example अर्थ, रोटेशन स्पीड कितनी है? 1670 किलोमीटर पर आवर। अर्थ 1670 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूमती है। जब मैं रोटेशन स्पीड की बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ किसी भी एक प्लैनेट के उसके एक्सेस पर रोटेट करने की, यानी कि हम स्पिन की बात कर रहे हैं। प्लैनेट सन के अराउंड दो तरह की मूवमेंट्स करते हैं, एक रेवोल्यूशन करते हैं, वो अपने ऑर्बिट में करते हैं, और ऑर्बिट्स में जो मेनली एलिप्टिकल हैं, और दूसरा ये जो एक्सेस है जिस पे ये रोटेट करती हैं, ओके, दिस इज द रोटेशन। ये रोटेशन कितनी है? 1670 किलोमीटर पर आवर। बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? 500 से 600 किलोमीटर पर आवर। 1670 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पृथ्वी घूम रही है एक्सेस पे। इमेजिन दैट, आप जिस अर्थ पे खड़े हैं वो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है, और फिर जा कर के ये अपना पूरे 24 घंटे के अंदर एक सोलर डे कंप्लीट करती है। एक सोलर डे कंप्लीट करती है 24 घंटे में। 24 घंटे के बाद सन वहीं पे आता है जहाँ पर 24 घंटे पहले था। ओके, तो इसी की वजह से दिन रात होते हैं ना, रोटेशन की वजह से। सो रोटेशन दिन रात को प्रभावित कर रहा है, इसलिए रोटेशन को पढ़ना भी ज़रूरी होता है। सो जो अर्थ है उसका रोटेशन स्पीड है 1670 किलोमीटर पर आवर। कंपेयर करिए जुपिटर से, जो कि आउटर प्लैनेट है, उसका रोटेशन स्पीड है 45,583 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे में 45,000 के आसपास किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है ये। एक घंटे में 45,000 किलोमीटर पूरे करने वाली रफ्तार है इसकी, इतनी स्पीड है। ओके, सो 45,583 किलोमीटर पर आवर मतलब 27 टाइम्स फास्टर दैन द अर्थ। अर्थ से 27 गुना ज़्यादा तेज़ी से घूम रहा है ये। ओके, चलिए अगली कहानी यहाँ पर आउटर गैशियस प्लैनेट, वही कहानी है कि रोटेशन स्पीड इज़ मच हायर दैन द इनर प्लैनेट्स। इसके आगे बढ़े और हम रोटेशन स्पीड पे ही कंप्लीट डिस्कशन करें। ये फिगर्स आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये 4 इनर प्लैनेट्स हैं, वो 4 आउटर प्लैनेट्स हैं। इनर प्लैनेट में मरकुरी सबसे क्लोज है सन के, इसे 59 डेज़ लगते हैं एक रोटेशन पूरी करने में। मैंने एक रोटेशन पूरी करने में ये 59 डेज़ लेता है। ओके, सन के बहुत क्लोज है। तो इन सबकी रोटेशन के अलग अलग फैक्टर्स बताए गए हैं। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द रोटेशन। ऐसा कहा जाता है कि मरकुरी 59 डेज़ इसलिए लेता है क्योंकि इस पर इम्पैक्ट आ रहा है सन का, दैट इज़ द टाइडल इम्पैक्ट ऑफ द सन। सन इसको इम्पैक्ट कर रहा है अपनी ग्रेविटी से, जिसकी वजह से इस पे ब्रेकें लगी हुई हैं, और इसकी वजह से ये एक रोटेशन में 59 डेज़ ही ले रहा है। ओके, ये उतनी जल्दी पूरा नहीं कर पा रहा है। अच्छा, सेकंड कहानी आ जाती है वीनस की। अब अगर हम ये कहें कि भाई सन के क्लोज है मरकुरी, तो उस पर 59 डेज़ का टाइम लग के एक रोटेशन कंप्लीट हो रही है, क्योंकि सन की ग्रेविटी का सन का टाइडल इम्पैक्ट है। बट वीनस तो मरकुरी के आगे है, वीनस तो मरकुरी के बाद है, सन से दूर है।
आई बात समझ में? तो उसकी तो रोटेशन स्पीड ज़्यादा हो जानी चाहिए थी, तो उसको तो समय कम लगना चाहिए था। मतलब उसकी तो रोटेशन स्पीड यहाँ पे स्लो हो गई, उसे टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसे 243 डेज़ लग रहे हैं एक पूरा चक्कर पूरा करने में। वीनस एक रोटेशन पूरी करने में 243 डेज़ ले रहा है, तो इसके लिए ज़िम्मेदार माना जाता है, अलग अलग फैक्टर ज़िम्मेदार है। इसके लिए एक थ्योरी ये कहती है कि वीनस की एक यूनिक एलिमेंट है। एक तो उसकी ये जो स्पीड हो रखी है 243 डेज़ ले रहा है वो एक रोटेशन के लिए, इसका बड़ी जिम्मेदारी है कि जब वीनस बना उसके बाद इस पर किसी सेलेस्टियल बॉडी का इम्पैक्ट हुआ है, जैसे कि एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट हुआ है। उस एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट ने एक तो इसकी स्पीड ऐसी कर दी जिसकी वजह से ये 243 डेज़ ले रहा है एक रोटेशन पूरी करने में, और दूसरा उसने ही उस एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट ने इसे बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में एंटी डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी रोटेशन में। यानी कि ये जो वीनस है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। जैसे अगर आप अर्थ की बात करें तो सनराइज़ कहाँ से होता है? ईस्ट। सनराइज़ कहाँ से होता है? ईस्ट। क्यों होता है? क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है ना, दैट इज़ वाई सन इज़ राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। बट ये अर्थ की मूवमेंट है, ये मरकुरी की मूवमेंट है, ये जुपिटर की है, ये सैटर्न की है, नेपच्यून की है। बट वीनस एंड यूरेनस ये इन प्लैनेट्स के एंटी डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, और उसका मतलब क्या हुआ कि ये इस मैनर में एंटी क्लॉकवाइज ना रोटेट करते हुए ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। ओके, तो मेजॉरली जो प्लैनेट है वो क्या फॉलो करते हैं, जिस मैनर में वो ऑर्बिट कर रहे हैं। जैसे अर्थ को हम देखें तो अर्थ ये ऑर्बिट कर रही है और इसी डायरेक्शन में वो अपनी रोटेशन भी कर रही है। तो रेवोल्यूशन और रोटेशन एक ही डायरेक्शन में है। देखिए, ऑर्बिट वेस्ट टू ईस्ट और रोटेशन भी वेस्ट टू ईस्ट। ये देखिए, दिस इज़ द सिस्टम। वेस्ट टू ईस्ट ही रिवॉल्व कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट कर रही है। लेकिन वीनस और यूरेनस के केस में क्या हो जाता है कि रेवोल्यूशन वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, बट रोटेशन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट आ रहा है, दैट इज़ क्लॉकवाइज। जैसे कि इसे वीनस इमेजिन करिए, ये रेवोल्यूशन कैसे कर रहा है, इस मैनर में वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, पर रोटेशन इसके एंटी कर रहा है। देखिए, दिस इज़ द सिस्टम। रोटेशन ईस्ट से वेस्ट हो रही है, रेवोल्यूशन वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे देखा जाता है? सिंपल सी कहानी है। ये मान लीजिए कि घड़ी है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि ये ऐसे घूमेगा, तो ये वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं? यही समझा रहा हूँ ना मैं। तो कुल मिला करके अगर मैं इस घड़ी को इस मैनर में रखूँ तो घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है ना, 12 बजे के बाद 1 2 3 4, तो ऐसे चलने का मतलब तो रोटेशन फिर ऐसे होनी चाहिए ना, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुई। बट हम उल्टा चक्कर लगा देंगे घड़ी का, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुई। ओके, तो इस तरह से माना जाता है कि ये एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से एक तो वीनस को इतने दिन लगते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में, दूसरा वीनस की डायरेक्शन एंटी हो गई बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले, यूरेनस की भी, और वीनस की डायरेक्शन एंटी हो गई अपनी ऑर्बिटल रेवोल्यूशन डायरेक्शन से भी, और वीनस को एक इंक्लिनेशन भी मिली। इसका भी जिम्मेदार एस्टेरॉयड इम्पैक्ट को माना जाता है। अर्थ के केस में ये माना जाता है कि अर्थ का जो एक इंक्लाइंड है, द इंक्लाइंड ऑफ द अर्थ, ये एक एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट की वजह से हुआ। मतलब जब अर्थ प्लैनेट की फॉर्म में एग्जिस्टेंस में आ गई, एक जियांट एस्टेरॉयड ने अर्थ को हिट किया, उसकी वजह से दो एक्टिविटी हुई। सबसे पहली चीज़ तो ये हुई कि अर्थ की जो इंक्लिनेशन है 23.5 डिग्री पे वो एग्जिस्टेंस में आई, और दूसरा अर्थ का मून एग्जिस्टेंस में आया, और उस मून के टाइडल इम्पैक्ट के कारण अर्थ की रोटेशन इम्पैक्ट हो रही है। अर्थ की रोटेशन किसकी वजह से इम्पैक्ट हो रही है? मून के टाइडल इम्पैक्ट के कारण। ऐसा माना जाता है कि एक पीरियड हुआ करता था, डेवोनियन पीरियड। उस समय में अर्थ लगभग 21.5 घंटे लेती थी एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आज अर्थ ऑलमोस्ट 24 आवर्स लेती है एक रोटेशन पूरी करने के लिए, यानी कि एक दिन पूरा 24 घंटे में होता है। तो इसका मतलब अर्थ की रोटेशन स्पीड एक समय से लेके अब तक डिक्रीज़ हुई है, इसलिए उसे रोटेशन पूरा करने में समय अब ज़्यादा लग रहा है।
रोटेशन स्पीड कम हुई है इसलिए समय ज़्यादा लग रहा है ना दिन पूरा होने में। ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मून क्रिएट हुआ, वो एस्ट्रॉयड आके अर्थ से टकराया, इसकी वजह से अर्थ को एक इंक्लाइन भी मिला और अर्थ से निकला हुआ वो मटेरियल आने वाले टाइम में मून बना और फिर वो मून की प्रॉक्सिमिटी है अर्थ से, इसकी वजह से वो मून इम्पैक्ट कर रहा है अर्थ को और इसकी वजह से जैसे सन एक टाइडल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है मरकुरी पे, ऐसा एक टाइडल इम्पैक्ट मून क्रिएट कर रहा है अर्थ के ऊपर, जिससे अर्थ की रोटेशन धीरे 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 स्लो होती गई और अल्टीमेटली आज इनर प्लैनेट्स में सबसे फास्ट तो अर्थ ही रोटेट करती है एक दिन में। मार्स हल्का सा ज़्यादा समय लेता है अर्थ से, जनरलाइज मैनर में हम एक दिन ही ले लेते हैं, बट हल्का सा ज़्यादा समय लेता है। वो सबसे फास्टेस्ट रोटेट करने वाला इनर प्लैनेट अर्थ ही है, बट अर्थ इससे भी फास्ट रोटेट करती थी कभी, जो मैंने अभी बताया। तो देखिए अर्थ पर इम्पैक्ट करने का इंक्लिनेशन और इंक्लिनेशन पे इम्पैक्ट एस्टेरॉयड का है, पर अर्थ की रोटेशन पर इम्पैक्ट आया मून का। वीनस की रोटेशन पर इम्पैक्ट है एस्टेरॉयड का, वीनस की रोटेशन डायरेक्शन पर भी इम्पैक्ट है एस्टेरॉयड का। मरकुरी की रोटेशन पर काफ़ी इम्पैक्ट है सन का। तो अलग अलग चीज़ें इम्पैक्ट करती रही हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम रोटेशन को। ये तो मैं अभी इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। ओवरऑल रोटेशन किन चीज़ों से रेगुलेटेड होती है, कौन से फैक्टर से, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। मार्स का रोटेशन है 1 डे, तो इन इनर प्लैनेट में सबसे तेज घूम रही है अर्थ, दैट इज़ इन 1 डे। अब यहाँ पर आइए देखिए जुपिटर एक स्पिन कितनी देर में पूरी करता है, यानी कि एक रोटेशन उसका कितनी देर में पूरा होता है, सिर्फ 9 घंटे और 56 मिनट में, 9 आवर 56 मिनट्स में पूरा कर लेता है। एंड लुक एट द साइज ऑफ द जुपिटर, लुक एट द साइज ऑफ द जुपिटर, उस साइज के साथ जुपिटर एक रोटेशन 9 घंटे 56 मिनट में पूरी कर रहा है, क्योंकि और इस साइज़ के साथ अर्थ एक रोटेशन 24 घंटे में पूरी कर रही है। उस साइज़ के साथ जुपिटर एक रोटेशन 9 घंटे 56 मिनट में कर रहा है, 9 आवर 56 मिनट्स में। रीज़न क्या है? 27 गुना ज़्यादा तेज़ी से स्पिन कर रहा है जुपिटर अर्थ से, इसलिए साइज़ बहुत बड़ा होने के बावजूद भी वो एक रोटेशन बहुत ही कम समय में पूरी कर रहा है अर्थ के मुकाबले। ओके, सैटर्न का 1 स्पिन कितनी देर में पूरी हो रहा है? 10 आवर्स 40 मिनट्स। यूरेनस का 17 आवर 14 मिनट्स, नेपच्यून का 16 आवर 7 मिनट्स। इन एनी केस इन चारों आउटर प्लैनेट्स का जो एक रोटेशन है या 1 स्पिन कह लीजिए, वो अर्थ के 24 घंटे से बहुत कम है ना। जुपिटर 9 आवर 56 मिनट्स, सैटर्न 10 आवर 40 मिनट्स एंड यूरेनस 17 आवर 14 मिनट्स एंड नेपच्यून 16 आवर 7 मिनट्स। ओके, ये क्यों इतना तेज़ घूमते हैं, यही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये डाटा अब हमारे सामने आ गया, इसे किसी भी मैनर में एग्जामिनर यूटिलाइज़ कर सकता है। मैं अब इनसे जुड़ी कुछ बातें यहाँ लिखने जा रहा हूँ, फिर उसे एक्सप्लेन करते हैं। ओके, चलिए अब आप ये समझिए कि रोटेशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है मेनली, फिर हम इस थ्योरी पोर्शन के वाया आपको इन पॉइंट्स को जस्टिफाई करेंगे। रोटेशन डिपेंड्स ऑन मैनी डिफरेंट थिंग्स। पहला, द ओरिजिनल रोटेशन इनहेरिटेड फ्रॉम द एक्रेशन डिस्क फ्रॉम विच द प्लैनेट्स फॉर्म्ड। एक्रेशन डिस्क क्या है, ओरिजिनल रोटेशन क्या है, अभी समझ आ जाएगा। ये पॉइंट इस थ्योरी में जस्टिफाई हो जाएगा। बस आप इतना समझिए, शुरुआती तौर में जो एक रोटेशन मिल गई किसी चीज़ को, दैट इज़ द ओरिजिनल रोटेशन। ओके, यानी कि कोई धागे से बॉल लटक रही है, आपने आके उसे घुमा दिया, ये पहली रोटेशन है उसकी। डन, इतनी बात समझिए। एक्रेशन डिस्क क्या है, एक्रेशन क्या है, अभी समझ आ जाएगा। ओके, सेकेंड, इम्पैक्ट्स ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। मैंने अभी बताया कि वीनस के ऊपर एक लार्ज ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट हुआ, जैसे कि एस्टेरॉयड का। फिर मैंने अभी बताया आपको कि अर्थ पर भी एक लार्ज ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट हुआ, जैसे कि एस्टेरॉयड का, और अब तक एक लार्ज ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, जैसे कि मून का। तो इस तरह से ड्यूरिंग द लाइफ टाइम लार्ज ऑब्जेक्ट्स के इम्पैक्ट होते रहते हैं। ओके, वीनस यूरेनस पर हुआ है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो अपनी ऑर्बिटल डायरेक्शन से एंटी रोटेट करते हैं, उनकी रेवोल्यूशन की डायरेक्शन से उनकी रोटेशन की डायरेक्शन एंटी है। तीसरा, हाउ मच ऑफ द प्लैनेट इज सॉलिड वर्सेस लिक्विड। इनर प्लैनेट सॉलिड है, आउटर प्लैनेट फ्लूइडिक है, यानी कि गैशियस हैं और लिक्विड है। तो कोई प्लैनेट कितना सॉलिड है और कितना लिक्विड, इस पर डिपेंड करता है उसकी रोटेशन की स्पीड। अगर प्लैनेट ज़्यादा गैशियस है, रोटेशन स्पीड ज़्यादा होगी, प्लैनेट ज़्यादा सॉलिड है तो रोटेशन स्पीड कम होगी। अभी प्रूव होगा ये।
इट्स प्रॉक्सिमिटी टू इट्स स्टार, प्लैनेट की अपने स्टार से क्या प्रॉक्सिमिटी है, स्टार जिसके अराउंड वो रिवॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम मून की रोटेशन की स्पीड आपसे पूछें तो मून की रोटेशन की स्पीड एग्जैक्टली सिमिलर है उसकी रेवोल्यूशन की स्पीड से, और ये अप्रॉक्सीमेटली 27 डेज़ है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मून अर्थ के जितनी को क्लोज है उतनी क्लोज होने की वजह से मून अर्थ के साथ टाइडल इम्पैक्ट की वजह से लॉक हो गया है। इसे टाइडल लॉक कहते हैं, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि ऑल द टाइम आपको अर्थ से मून की सेम साइड दिखती है। ओके क्योंकि अर्थ ने उसे अपने टाइडल इम्पैक्ट के साथ उसकी रोटेशन को इतना का स्लो डाउन कर दिया है, लॉक कर दिया है। इट इज़ अ टाइडल लॉक कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आप मून को टाइडल लॉक देख सकते हैं अर्थ के साथ, वहाँ पर आप मरकुरी को एक तरह से टाइडल लॉक देख लीजिए सन के साथ। ओके तो मून टाइडल लॉक है अर्थ के साथ। तो मून के लिए अर्थ उसका सेंटर है, यानी कि एक तरह का सन है, मून उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, मून अर्थ का सैटेलाइट है। तो आपका जो सन है उससे आपकी प्रॉक्सिमिटी क्या है? इट्स प्रॉक्सिमिटी टू इट्स स्टार एंड मून एंड एनी मून्स इट में हैव। उसके जो मून्स हैं उससे उसकी प्रॉक्सिमिटी कितनी है, या फिर जो कोई उसका स्टार है जिसके अराउंड वो प्लैनेट घूम रहा है उससे उसकी प्रॉक्सिमिटी कैसी है, इस पर भी निर्भर करता है। तो हमने देख लिया कि बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है कि रोटेशन क्या रहेगी, एक प्लैनेट की रोटेशन स्पीड क्या रहेगी। ओके चलो अब मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। शुरुआत में आ जाते हैं एग्जिस्टेंस, अभी स्टार भी बनेगा, अभी प्लैनेट भी बनेंगे, कैसे काम कर रहा है पढ़ते जाते हैं और समझाते जाते हैं। देखिए लाइन है कि द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम हैव फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम स्पिनिंग डिस्क ऑफ डस्ट दैट फॉर्म्ड द सन। यानी कि शुरुआत में वो जो एक डिस्क है, डिस्क ऑफ द डस्ट, द स्पिनिंग डिस्क, द रोटेटिंग डिस्क ऑफ अ डस्ट, यू कैन से द स्टेलर डस्ट, कॉस्मिक डस्ट, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं। डस्ट आप सिंपली कह देते हैं, उसमें न्यूट्रल आयोनाइज्ड मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो ये जो डस्ट का ये क्लाउड सा है जो कि एक स्पिन एक डिस्क की शेप ले जाएगा, इसे आप कह सकते हैं नेबुला। इट इज़ अ नेबुला, अ डस्ट क्लाउड। ओके तो शुरुआत यहीं से करते हैं, द बिगिनिंग हम यहाँ से करते हैं। तो यहाँ पर एक स्पिनिंग डिस्क ऑफ डस्ट है, इसी से बन रहा है सन। इसी सेम स्पिनिंग डिस्क ऑफ डस्ट से, घूमती हुई डिस्क ऑफ डस्ट से ही बनेगा हमारा प्लैनेट्स। ये तो एक चीज़ हो गई। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको दिखा भी देता हूँ, समझिए। ये देखिए शायद कुछ ऐसा सा एक डिस्क है, देखिए, और दिख रहा है कि स्पिन कर रही है, घूम रही है किसके अराउंड? सेंटर में शुरुआत हो रही है सन बनने की। एक समय में सन भी नहीं होगा पर अभी शुरुआत हो रही है, धीरे धीरे प्लैनेट बन जाएंगे सन के अराउंड। ओके दिस होल सम इज द स्पिनिंग डिस्क ऑफ अ डस्ट, इसको यू कैन कॉल द नेबुला। इसी से प्लैनेट निकलेंगे, इसी से सन निकलेगा। सिंपल इतना समझ लीजिए कि बिग बैंग हुआ सपोज, तो पूरे के पूरे इस यूनिवर्स के अंदर मान लीजिए कि डस्ट के क्लाउड्स हैं। एक बिग बैंग हो गया, अलग अलग साइज़ के देयर आर डस्ट क्लाउड्स, डन। अब वो डस्ट क्लाउड्स को कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेशन नहीं मिली हुई, सपोज अलग अलग साइज़ के अलग अलग डस्ट क्लाउड्स को एक रैंडम मोशन ही मिला हुआ है, दे आर रैंडमली मूविंग, रैंडम हल्का हल्का रैंडम मोशन सभी कर रहे हैं। ये रैंडम मोशन तो इनमें पहले से था, फिर ऐसा कहा जाता है धीरे धीरे ये क्लाउड आपस में जुड़ने लगे, क्लाउड्स आपस में जुड़ने लगे, कोएलेसेंस होने लगा, क्लाउड्स आर जॉइनिंग विद ईच अदर। धीरे 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 एक ह्यूज क्लाउड हो गया डस्ट का, एंड ऑल द इंडिविजुअल क्लाउड्स वर रैंडमली मूविंग, रैंडम मूवमेंट कर ही रहे थे। फिर एक ह्यूज क्लाउड बन गया डस्ट का, उसमें सभी जब रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें मान लीजिए कि ज़्यादातर वो रैंडम मूवमेंट जिस दिशा को है, जब फिर एक ह्यूज क्लाउड बनेगा इन सारे छोटे छोटे क्लाउड से मिलके, ज़्यादातर रैंडम मूवमेंट जिधर को है पूरे क्लाउड की मूवमेंट फिर उधर को हो जाएगी। और इसमें एक जिम्मेदारी ये है इन रैंडम मूवमेंट्स को प्रोवाइड करने की कि इन क्लाउड्स के आसपास अगल बगल, मान लीजिए पहले तो बिग बैंग ने एक मूवमेंट दे दी है, जब बिग बैंग हुआ 13.8 बिलियन ईयर्स अगो,
और इन क्लाउड्स के आसपास कहीं सुपरनोवा एक्टिविटी हुई है, स्टार जो है वो बस्ट हुआ है, अ ह्यूज सुपरनोवा एक्टिविटी। तो वो सुपरनोवा की वजह से इन क्लाउड्स को एक रैंडम मोशन मिला। तो क्लाउड्स मोशन में हैं, अलग अलग पार्ट हैं क्लाउड के, डस्ट क्लाउड्स हैं, ये स्टेलर डस्ट कह लीजिए आप, और ये रैंडम मोशन में है। इसका एक बड़ा कारण मान लीजिए कि सुपरनोवा एक्टिविटी हुई है इनके आसपास कहीं, फिर धीरे धीरे ये एक दूसरे के साथ जॉइंट होने लगेंगे। जॉइंट होने के कारण सभी रैंडम मोशन में थे, बट मेजॉरली जिधर को रैंडम मोशन है उधर को अब एक मोशन क्रिएट होगा। तो अब ये एक एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हो गया, एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हो गया। अब जैसे जैसे ये क्लाउड घूमते चले जाएंगे, अ फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स, अ फोर्स फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स आउटसाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिवेट होंगी। तो धीरे 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 ये क्लाउड्स जो गोलानुमा है धीरे 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 थिन होने लग जाएंगे, थिन होने लग जाएंगे, एक डिस्क की शेप ले जाएंगे। ये आपको भी करने को कहता हूँ, आप कर लीजिए। आप एक हाथ में अपने धागा लीजिए और उसके साथ एक पत्थर बांधिए, पहले स्लोली स्लोली घुमाइए, स्लोली घुमाइए। तो आपका जो बल्ज है वो ऐसा बनेगा, धागे का बल्ज जो बनेगा ऐसा बनेगा, जो गोला। तेज घुमाना शुरू करिए, फिर जो बल्ज है वो पतला बनेगा, एकदम पतला घूमने लग जाएगा वो एकदम, तो डिस्क जैसा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के रैंडम मोशन से धीरे धीरे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम आ गया, ओके। और धीरे धीरे वो जो क्लाउड है वो डिस्क की शेप लेता चला गया, जो मास है वो बाहर की ओर स्प्रेड होता चला गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इम्पैक्ट में। गैसेज और हल्की चीज़ें बाहर की ओर जाती गईं, और सेंटर में जो गैसेज एक्रीट होती गई, आपस में जुड़ती गई, एक्यूमुलेशन ऑफ द गैसेज, एक्यूमुलेशन ऑफ द मास। उन्होंने पहले सेंटर में शुरुआत में एक चीज़ क्रिएट कर दी, दैट इज द सन। और इसकी वजह से सेंटर के अराउंड जो एरिया है, द इनर एरिया ऑफ दैट ह्यूज डिस्क, द इनर एरिया ऑफ दैट ह्यूज डिस्क ऑफ डस्ट, यू कैन से द क्लाउड या यू कैन से द नेबुला, उसके इनर एरिया में अराउंड दैट फॉर्मिंग सन, बनते हुए सूरज के इर्द गिर्द, दैट इनर रीजन, उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। बट आउटर पेरिफेरी में तो शुरुआत में गैसेस के आपस में कंबाइन होने की वजह से गैसेस एक दूसरे के ऊपर कंबाइन हुई, धीरे 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 कॉन्ट्रैक्ट होने लगी, एक दूसरे के ऊपर कोलेसेंस होने लगा, एक्रीशन हो गई। इसकी वजह से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, न्यूक्लियर फ्यूजन एक्टिविटी शुरू हो गई। आई बात समझ में? तो अल्टीमेट एस्पेक्ट यह है कि एक शुरुआती सूरज एग्जिस्टेंस में आ गया, द प्रोटो सन, सन शुरुआत में एग्जिस्टेंस में आ गया। तो इसकी वजह से इसका जो ये इनर एरिया है, दिस इनर एरिया, इन दिस इनर एरिया, इसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, समवेयर अराउंड 200 केल्विन। बट दिस आउटर एरिया, ये एरिया, दिस आउटर एरिया, यहाँ पे टेम्परेचर अभी भी कम है, समवेयर अराउंड द 50 केल्विन, ओके। तो ये इनर एरिया में फिर अब वो मैटर नहीं, वो मटेरियल नहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे सॉलिड फॉर्म में जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो वो वेपराइज हो जाएंगे। और वो चीज़ें एग्जिस्ट कर जाएंगी रॉक सॉलिड फॉर्म में जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बढ़ गया ना, तो मेल्टिंग पॉइंट अगर जिन चीज़ों का ज़्यादा है वो सॉलिड फॉर्म में रह जाएंगी। इसलिए हैवी एलिमेंट्स जो हैं वो इनर प्लैनेट की में मिलते हैं। मैंने अभी पढ़ा करके हटाऊँ, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, आयरन है, सल्फ़र है, ये सारे मैंने पढ़ाए आपको। सेकेंड पॉइंट अभी मैंने लिख के बताया। लेकिन आउटर रीजन में इस जो डिस्क है इसके आउटर एरिया में यहाँ पर क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है, तो यहाँ पर जो चीज़ें जैसे कि मीथेन, वाटर, ये सारी चीज़ें वेपराइज नहीं होंगी, गैशियस और लिक्विड फॉर्म में ये यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। फिर प्लैनेट यहाँ पर लाइटर एलिमेंट रह जाएंगे, हाइड्रोजन, हीलियम जैसी चीज़ें आउटसाइडर विसिनिटी में। तो इस तरह से अगर हम शुरुआत में देखें तो देयर वर स्कैटर्ड क्लाउड्स, द डस्ट। शुरुआत में पहले स्टेप में वो एक दूसरे क्लोज आए, वो आ रहे हैं, दे हैव सम सॉर्ट ऑफ रैंडम मोशन जो कि सुपरनोवा एक्टिविटी इन्होंने प्रोवाइड किया हो सकता है, और फिर उनका एक मोशन क्रिएट हुआ था, एंगुलर मोमेंटम उनको मिला। सेंटर में ये किसके अराउंड कर रहे हैं? अराउंड द सन। क्लाउड रोटेट कर रहा है किसके अराउंड? सन के अराउंड। सेंटर में गैसेस के कोलेसेंस होने की वजह से, आपस में जुड़ने की वजह से प्रोटो सन एग्जिस्टेंस में आ रहा है, ओके। और धीरे धीरे इसी क्लाउड का मटेरियल
शुरुआती तौर में जब मटेरियल आपस में जुड़ेगा तो बहुत छोटे साइज़ की जो ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आएंगे, जिनका डायामीटर समवट अराउंड 1000 मीटर मान लीजिए, वो प्लैनेटेसिमल्स हैं, प्लैनेटेसिमल्स। फिर इन्हीं प्लैनेटेसिमल्स में और मटेरियल एक्रीट होगा, एक्यूमुलेट होगा, जुड़ेगा, तो फिर अल्टीमेटली जो हमारे मून के साइज़ की चीज़ें एग्जिस्टेंस में आनी शुरू हो जाएंगी, दे आर द प्रोटोप्लैनेट्स। और फिर उनमें जब और मटेरियल एक्रीट होगा, और मटेरियल एक्यूमुलेट होगा, कोलेसेंस होगा, जुड़ेगा, तो प्लैनेट्स की फॉर्म आ जाएगी। तो सेम जो डस्ट की डिस्क है उसी में से ही सन आया, प्लैनेट आया। जर्नी ऐसे तय हुई कि प्लैनेटेसिमल्स, प्रोटोप्लैनेट एंड प्लैनेट आपके सामने एग्जिस्टेंस में है। ओके, तो पहले हमें थोड़ा ये समझने की ज़रूरत है, फिर इसलिए हम इस चीज़ को आगे समझ पाएंगे। तो इसलिए अब आप शुरुआत में देख सकते हैं कि जो इन प्लैनेट्स का जो रोटेशन है उसमें एक चीज़ जिम्मेदार कौन सी है? द फर्स्ट रोटेशन, द ओरिजिनल रोटेशन, वो क्लाउड का, वो डिस्क का जो रोटेशन है, द एंगुलर मोमेंटम, दैट वाज द ओरिजिनल रोटेशन ना। और ये किसकी वजह से हुआ? जो क्लाउड्स हैं एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, कोलेसेंस हो रहा है, एक्रीशन हो रहा है। ओके, और इस एक्रीशन की वजह से भी रोटेशन समझाऊंगा, इसमें मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से ये प्रूव करूंगा अभी। तो इसलिए पहला पॉइंट मैंने लिखा था कि द ओरिजिनल रोटेशन इनहेरिटेड, जो उन्हें पीछे से ही मिली है, फ्रॉम द एक्रीशन डिस्क फ्रॉम विच द प्लैनेट्स फॉर्म्ड। ओके, तो प्लैनेट्स तो जिस चीज़ से बने हैं वो क्लाउड ही घूम रहा है, वही खुद रोटेट कर रहा है, वो डिस्क ही रोटेट कर रही है, जिसमें मैटर एक्रीट हो रहा है, आपस में जुड़ रहा है, क्लम्प क्रिएट हो रहे हैं, गांठें बन रही हैं, नोड बन रही हैं, कुछ भी कह लो, जैसे शरीर में रसौड़ियाँ बन जाती हैं। तो जब वो डिस्क रोटेट कर रही है जिससे वो बन रहे हैं प्लैनेट, तो फिर प्लैनेट भी रोटेट करेंगे। तो इसलिए वो जो एक्रीशन डिस्क है जिससे प्लैनेट बने हैं, वो एक्रीशन डिस्क में खुद में एक मोमेंटम था, मूवमेंट थी, इसलिए आगे जाकर के उसी से बने प्लैनेट्स में भी एक मूवमेंट है, एक मोमेंटम है, जो कि ओरिजिनल मूवमेंट है उनकी, जो कि उन्हें उसी डिस्क से मिली है इनहेरिटेंस में। आई बात समझ में? ये कहानी है। जैसे कि आप बचपन में वो झूला झूलते थे जिसको हम सारे पकड़ लेते थे, दो लोग तेज घुमाते थे, हम सारे स्पिन करने लगते थे उस पर। अब हम जिस पे खड़े हैं, जिस डिस्क पे, वो डिस्क ही स्पिन कर रही है, और ऐसे में हम उसे कहीं छोड़ देते थे तो घूमते हुए गुलटनियाँ खा के गिरते थे, क्योंकि स्पिन में ही डिस्क में ही एक स्पिन है और हम उसी में से निकले हैं द प्लैनेट, तो हम में भी तो एक स्पिन आ जाएगा, है कि नहीं? सिंपल सी कहानी, दैट्स ऑल। ओके, तो शुरू समझिए अब। द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम हैव फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम स्पिनिंग डिस्क ऑफ डस्ट दैट फॉर्म्ड द सन। दिस डिस्क कॉल्ड द सोलर नेबुला was composed mainly of hydrogen and helium but also had other elements in smaller proportion। इसमें मेनली हाइड्रोजन हीलियम ही होता है। अब समझ में आया शुरुआत में सेंटर में सन कैसे एग्जिस्टेंस में आया? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेस होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, इसकी वजह से बेअंत पैमाने पर ऊर्जा निकलती है, किस फॉर्म में? हीट एंड लाइट की फॉर्म में। और जो हीट एंड लाइट एमिट करे, हम उसे ही स्टार कहते हैं, और सन हमारा स्टार है। सन हमारा स्टार है क्योंकि ये न्यूक्लियर प्रोसेस एक्टिवेट हो गया है कहीं पर, इसी की वजह से हीट एंड लाइट एमिट हो रही है। और वो हुआ है इसकी वजह से क्योंकि मेनली इस नेबुला में जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन हीलियम है, द लाइटर एलिमेंट्स। और हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट होता है तो वो न्यूक्लियर प्रोसेस एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से किसी स्टार में हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। इसलिए इस डिस्क के सेंटर में वो सन क्रिएट हुआ। ओके, डन। सो this disk called the solar nebula was composed mainly of hydrogen and helium but also had other elements in smaller proportion. The nebula had a certain amount of angular momentum. मैंने बताया that disk is spinning, तो उसमें एक certain amount of angular momentum है। The nebula had a certain amount of angular momentum orbiting the forming sun। बनते हुए सन भी अभी बन ही रहा है, उसके अराउंड नेबुला रोटेट कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। ओके, इससे रोटेटिंग, ठीक है, इसका रोटेशन ही एक तरह का रेवोल्यूशन ही हो गया। समझ में आई बात? तो द नेबुला हैड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटिंग द फॉर्मिंग सन। पार्टिकल्स इन द स्पिनिंग डिस्क दैट इज इन द नेबुला, पार्टिकल्स इन द स्पिनिंग डिस्क बिगेन टू क्लम्प टुगेदर एज अ ग्रेविटी अट्रैक्टेड देम टू ईच अदर। तो धीरे धीरे उनके अंदर मास है, मैटर है, तो धीरे धीरे वो जो पार्टिकल्स हैं उस पूरे नेबुला में एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, क्लम्प बनने लगे, गांठें बनने लगी।
क्योंकि ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी एक दूसरे को. सो ओवर अ मिलियन ईयर्स ये प्रोसेस चला, जिसकी वजह से ओवर अ मिलियन ईयर्स मैनी ऑफ दीज चंक्स, दीज क्लम्प्स हैड मर्ज्ड टुगेदर एंड देयर वर ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड प्लैनेटेसिमल्स. तो शुरुआत में एग्जिस्टेंस में आया प्लैनेटेसिमल्स. ओके, विद डायामीटर्स ऑफ अबाउट 1000 मीटर, दे वर द प्लैनेटेसिमल्स. आगे बढ़िए, नेक्स्ट स्टेप. ओवर द टाइम द प्लैनेटेसिमल्स कॉन्टिन्यू टू कोलाइड एंड जॉइन टुगेदर. अब प्लैनेटेसिमल्स भी जुड़ने लगे आपस में, अट्रैक्टेड बाय ग्रेविटी. These larger objects about the size and mass of our moon are called protoplanets. ये क्या हो गए? प्रोटोप्लैनेट्स. प्लैनेट्स के पहले वाला प्रोटो वर्जन. द एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल, जब मटीरियल एक्यूमुलेट होता है, द एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल टू फॉर्म प्लैनेट्स इन दिस वे. ये जो वे हमने देखा, शुरुआत में छोटे छोटे क्लम्प और बड़े होके ये जो चंक आपस में जुड़ रहे हैं, प्लैनेटेसिमल बने, प्लैनेटेसिमल और बड़े हुए तो प्रोटोप्लैनेट बने, और फिर वो प्लैनेट बने. इस प्रोसेस, ये तरीके से जब मटेरियल एक्यूमुलेट होता है, इसे हम कहते हैं एक्रीशन. ओके, एक्रीट हुई है कोई चीज़. सो द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल टू फॉर्म प्लैनेट्स इन दिस वे इज कॉल्ड एक्रीशन. अब आगे, द टेम्परेचर ऑफ द अर्ली सोलर सिस्टम, शुरुआती सोलर सिस्टम जो सेंटर में सन और उसके अराउंड वो डिस्क में, शुरुआत में इनर एरिया एंड द आउटर एरिया. The temperature of the early solar system explain why the inner planets are rocky and the outer ones are gaseous. Why? समझते हैं. As the coalesced to form a protosun. Coalesced मतलब जो अंदरूनी उस डस्ट का अंदरूनी मटेरियल है वो कोलेसेंस हुआ ना, आपस में जुड़े ना, एक्रीशन हुआ ना, इसकी वजह से सन आया, प्रोटोसन, शुरुआती सन. As the coalesced to form a protosun, the temperature in the solar system rose. सन एग्जिस्टेंस में आगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा. इन द इनर सोलर सिस्टम टेम्परेचर्स वर एज हाई एज 2000 केल्विन, while in the outer solar system it was as cool as 50 केल्विन. ओके, डिस्क के बाहर 50 केल्विन, अंदर 2000 केल्विन. ऑल द रेस्ट वुड सो इन द इनर सोलर सिस्टम ओनली सब्सटेंसेज विद वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट्स वुड हैव रिमेन्ड सॉलिड. जो सब्सटेंसेज का मेल्टिंग पॉइंट हाई है वो सॉलिड रहे, बाकी सारे all the rest would have vaporized, vaporize हो गए. So the inner solar system objects were made of iron, silicon, etc. मैंने लिखवा दिए. Okay? The inner planets are much smaller, छोटे हैं. इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम है? The inner planets are much smaller and because of this have relatively low gravity as compared to the outer planets. Outer planets बड़े हैं, उनकी ग्रेविटी भी ज़्यादा है. इनर प्लैनेट छोटे हैं तो इनकी ग्रेविटी भी कम है. इसकी वजह से इनर प्लैनेट कम अमाउंट में एटमॉस्फेयर को अपने साथ बांध सकते हैं, गैसेस को कम बाउंड कर सकते हैं. और आउटर प्लैनेट की ग्रेविटी ज़्यादा है साइज़ में बड़े होने के कारण, इसलिए वो ज़्यादा अमाउंट में गैसेस को अपने साथ जोड़ सकते हैं. और यही है सारा जादू उनकी हाई रोटेशन स्पीड का, जो मैं अभी समझाऊंगा. ओके, सो द इनर प्लैनेट्स आर मच स्मॉलर एंड बिकॉज ऑफ दिस साइज दे हैव रिलेटिवली लो ग्रेविटी and were not able to attract large amounts of gas to their atmosphere. Okay, in the outer regions of the solar system, outer region where it was cooler, other elements जैसे कि यहाँ पर पानी की बात होगी, वाटर एंड मिथेन, वो वेपराइज नहीं हुए. मैं अब उसके बारे में लिखने जा रहा हूँ. Like water and methane did not vaporize and were able to form the giant planets. आउटर लेयर में ये हुआ, ये वेपराइज नहीं हुए और जायंट प्लैनेट्स बने, गैशियस एंड लिक्विड फॉर्म में हमने देखा. दीज प्लैनेट्स वर मोर मैसिव, दे आर वेरी मैसी एंड वर एबल टू अट्रैक्ट. तो उस पूरी डिस्क में इनर प्लैनेट स्मॉलर हैं तो ग्रेविटी भी कम है, तो वो अपने एटमॉस्फेयर में ज़्यादा गैसेस को पुल नहीं कर पा रहे. डन. लेकिन दूसरी तरफ आउटर प्लैनेट मैसी हैं, तो फिर पूरी डिस्क में से ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम को कौन अपनी तरफ ड्रॉ कर लेगा, खींच लेगा? आउटर प्लैनेट्स. तो वो ड्रॉ कर रहे हैं बड़े अमाउंट में अपनी तरफ इनमें. इसलिए मैंने जब शुरू में डिफरेंस बताया तो मैंने बताया कि आउटर प्लैनेट्स में लाइटर एलिमेंट्स का डोमिनेंस होता है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम का. सो दीज प्लैनेट्स, द आउटर प्लैनेट्स वर मोर मैसिव एंड वर एबल टू अट्रैक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, विच इज़ वाई दे वर कंपोज्ड मेनली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. और वैसे भी हाइड्रोजन एंड हीलियम, क्योंकि उस नेबुला डस्ट
उस नेबुला का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर है ना, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मेंबर है। इसलिए हमारे सोलर सिस्टम और पूरे यूनिवर्स में जिसकी धाक चलती है, जिसका डोमिनेंस है, जो सब वही है, मतलब हाइड्रोजन हीलियम ही है, उसका डोमिनेंस है। ओके, सो हमारे, अगर हम, चलो उस तरफ नहीं जाते, छोड़ो, इतना ही ठीक है। ओके, सो विच इज़ वाई दे वर कंपोज्ड मेनली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स इन द सोलर सिस्टम एंड इन द यूनिवर्स। ओके, अब हम जब इस डिस्क की बात कर रहे हैं, द नेबुला डिस्क, हमने देख लिया है कि रोटेशन है, मतलब एक एंगुलर मोमेंटम है। आइडियली तो वो एंगुलर मोमेंटम जो सारा है उस पूरी डिस्क का, उस डिस्क से जो चीज़ें बनेंगी वो एंगुलर मोमेंटम उनमें जाएगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड इन नेचर, मतलब वो घटेगा बढ़ेगा नहीं, जितना है उतना रहेगा कांस्टेंट। तो इसकी वजह से जो चीज़ बननी शुरू हुई, पहले बन रही है चीज़ जैसे कि सन, तो वह एंगुलर मोमेंटम तो सन में आ जाना चाहिए, डिस्क का एंगुलर मोमेंटम सन में आ जाना चाहिए। बट जितना एंगुलर मोमेंटम उस पूरी डिस्क का है, अगर वो सन में आ जाएगा और उस स्पीड से फिर सन रोटेट करने लगेगा, तो हम जानते हैं कि एक फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लग रही है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंटर से बाहर की ओर लग रही है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। टुवर्ड्स जो सेंटर लग रही है, दैट इज ग्रेविटी, जिसने उस बॉडी को एक कंसोलिडेटेड बॉडी की शेप दी हुई है। इसे एक्सीड कर जाएगी अगर बाहर की ओर लगने वाली फोर्स, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो चीज़ तो छितरा जाएगी, फ्लाई अवे, टूट जाएगी, बिखर जाएगी, खंड खंड हो जाएगी, खत्म। तो अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम जो डिस्क का है वो सन में आ जाए, सन होल्ड करने लग जाए, तो सन जिस स्पीड से फिर रोटेट करेगा, उस हिसाब से तो इतनी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगी जो बाहर की ओर लगेगी, तो अल्टीमेटली वो तो चीज़ टूट के निकल जाएगी। जैसे आपने रस्सी के साथ, धागे के साथ लंगर बनाया, यानी कि पत्थर बांधा, आपने घुमाना शुरू किया, एक फोर्स है जो पत्थर से सेंटर की ओर लग रही है टूवर्ड्स योर फिंगर, दूसरी फिंगर से बाहर की ओर लग रही है जो पत्थर को बाहर ले जाना चाहता है। जिस पॉइंट पे भी आप छोड़ेंगे, आप देख लेना पत्थर छूट जाएगा। आप इसे घुमा रहे हैं एक लिमिट तक, ठीक है, जब आप इसे बहुत तेज़ी से घुमा रहे हैं, पत्थर निकल जाएगा, चला जाएगा, फ्लाई अवे। ओके, तो वही सन के साथ हो सकता है। तो अब सन क्या कर सकता है? सन में वो एंगुलर मोमेंटम नहीं आया। टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है पूरी डिस्क का, उसका सिर्फ 3.4% ही सन में आया है। इसलिए तो सन अपनी पूरी एक रोटेशन 27 डेज में करता है। सन भी रोटेट कर रहा है, मून 27 डेज में रोटेट करता है, सन भी 27 डेज में रोटेट करता है। जबकि सन का साइज इतना बड़ा है, अगर जुपिटर की रोटेशन हमने फास्ट कर दी उसके साइज की वजह से, तो सन की भी रहनी चाहिए थी, लेकिन सन ने वो एंगुलर मोमेंटम नहीं लिया जो डिस्क में था। सन के पास टोटल एंगुलर मोमेंटम का सिर्फ 3.4% है। तो फिर बाकी बचे हुए 96.6% ऑफ द एंगुलर मोमेंटम को कौन एब्जॉर्ब करे? अब ये जिम्मेदारी आ गई कि ये एंगुलर मोमेंटम जो है प्लैनेटों को लेना ही पड़ेगा, ये प्लैनेटों में एब्जॉर्ब होगा। और प्लैनेट्स में एब्जॉर्ब होगा किस हिसाब से? ये साइज के हिसाब से एब्जॉर्ब होगा। कैसे? अभी समझ आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। तो साइज के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है? जुपिटर। तो सबसे ज़्यादा एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट वाया और रोटेशन वाया किसने एब्जॉर्ब किया? किसने जिम्मेदारी ली? उस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम सबसे ज़्यादा किसने एब्जॉर्ब किया? जुपिटर ने। 60% ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क ऑफ द नेबुला जुपिटर ने ले लिया, ऑर्बिट एंड रोटेशन में एब्जॉर्ब करा लिया। बाकी बचा 36% यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून ने ले लिया। तो 60 और 36, 96% तो यही लोग ले गए। 3.4% ले लिया है सन ने, बाकी जो माड़ा हल्का फुल्का बचा वो फिर मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, एस्टेरॉइड इन्होंने ले लिया। ये चारों मतलब जिम्मेदारी से खड़े हैं कि सोख लेंगे पूरा एंगुलर मोमेंटम, सन को फटने नहीं देंगे, सन फ्लाई अवे नहीं होगा। ओके, इतनी कहानी पहले पढ़ो, इतनी थ्योरी पहले पढ़ो। तो ये लिखा है कि देयर वाज टू मच एंगुलर मोमेंटम इन द गैस क्लाउड फॉर द सन अलोन टू कंटेन द ऑल। इतना एंगुलर मोमेंटम था, सन अकेले तो नहीं ले सकता था भाई। इफ इट हैपन्स, अगर ये होता, then the sun would rotate so rapidly that the centrifugal force would greatly exceed the force of gravity, thus the sun would fly apart। छितरा जाता, तिछड़े तिछड़े हो जाता, खत्म हो जाती कहानी।
सो द रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सन is only about 3.4% of the total angular momentum of the solar system. आज हमारे सोलर सिस्टम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसका 3.4% ही सन में है बस. लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम is absorbed by the Jupiter, that is 60%, and Saturn, Neptune and Uranus together 36%. The solar system needed, सोलर सिस्टम को सन के बाद सन ने फिर अपना परिवार पैदा किया. सोलर सिस्टम को प्लैनेट चाहिए ही चाहिए थे जो कि एंगुलर मोमेंटम को एब्जॉर्ब कर लेते. आई बात समझ में? सो सोलर सिस्टम नीडेड प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन to soak up the extra angular momentum that the sun could not hold. ओके, इसी वजह से क्योंकि उस डिस्क में जो एंगुलर मोमेंटम था, उस डिस्क के सेंटर में जो बॉडी क्रिएट हुई दैट इज द सन, क्योंकि इतना ह्यूमंगस एंगुलर मोमेंटम उस डिस्क का कि सन अकेला उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो फिर जो दूसरी बॉडीज क्रिएट हो रही हैं दैट इज द प्लैनेट्स, उन्हें वो एंगुलर मोमेंटम लेना पड़ा. यही वो ओरिजिनल इनहेरिटेड एंगुलर मोमेंटम है, उस एक्रेटेड डिस्क से मिला इन प्लैनेट्स को, जिससे सन और प्लैनेट फॉर्म हुए. द पॉइंट 1, द ओरिजिनल रोटेशन इनहेरिटेड फ्रॉम द एक्रेशन डिस्क फ्रॉम विच द प्लैनेट्स फॉर्म्ड. आई बात समझ में? अब थोड़ा कहानी समझते हैं. तब से बार बार सुन रहे हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में एक शब्द एग्जिस्टेंस में आ रहा है, तो इसको लेकर के यहां पर जो लिखा है उसे समझ लीजिए. एंगुलर मोमेंटम किसका गेम है? एंगुलर मोमेंटम माने मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस. कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसका रेडियस अर्थ, इसका मास, इसका रेडियस, इसकी वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम इससे बनता है. मास टाइम्स द वेलोसिटी टाइम्स द रेडियस. डन. 3 चीजें एक्सिस्टेंस में आ गई. और दूसरा वर्ड ये है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशन की बात कर रहा हूँ. दूसरी बात की ये होती कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इट इज़ ऑलवेज कंजर्व्ड. मतलब वट एवर यू डू टू द सिस्टम, सिस्टम को कुछ भी करो, वट एवर यू डू टू ए सिस्टम देर इज ऑलवेज द सेम अमाउंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम. पहले एक डिस्क थी, उसका एंगुलर मोमेंटम था. अब डिस्क नहीं है, वो एंगुलर मोमेंटम सन और प्लैनेट्स में आ गया. कल को प्लैनेट्स भी नहीं होंगे, मरकुरी, वीनस, अर्थ, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून, कोई बात नहीं, फिर वो एंगुलर मोमेंटम जुपिटर और सन को लेना पड़ेगा. कुछ भी हो, एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड है का मतलब ये है कि कंडीशन सिस्टम में जो भी करते रहो वो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, बस वो बदलता नहीं है. यहीं से सारा खेल शुरू होता है. सो एंगुलर मोमेंटम इज द मास इंटू वेलोसिटी इंटू द रेडियस. आओ फिर अब आपको एक बात समझाए. कभी आइस के ऊपर स्केट करने वाले को परफॉर्मेंस देते हुए देखा? आइस स्केटर्स क्या करते हैं, या वैसे भी डांसर को डांस करते हुए देखा तो ये चीज़ देखी होगी. आइस स्केटर क्या करता है? मास वेलोसिटी रेडियस का खेल समझिए. आइस स्केटर क्या करता है? जब वो अपनी बाहें फैलाता है उसकी रोटेशनल स्पीड स्लो हो जाती है. रोटेशनल स्पीड क्यों स्लो हो जाती है? रेडियस बढ़ा दिया, मास तो कांस्टेंट है, इसका नाच रहा है, मास तो नहीं बदलेगा, मैटर. रेडियस बढ़ा दिया तो स्पीड नहीं, वेलोसिटी नहीं घटानी पड़ेगी, क्योंकि मोमेंटम तो कांस्टेंट रहना है. मोमेंटम अगर मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस है, तो रेडियस जब हम बढ़ा देंगे, तो एक हेडिंग जब हमने बढ़ा दी रेडियस, तो कुछ घटाना पड़ेगा इन दोनों में से ताकि एंगुलर मोमेंटम सेम रखूं. तो बताओ दोनों में से क्या घटाऊं? मास और वेलोसिटी में से क्या घट सकता है? वेलोसिटी माने रोटेशनल स्पीड. तो जैसे ही रेडियस बढ़ाया रोटेशनल स्पीड घट गई, उसने बाहें फैलाई, उसकी रोटेशन, स्केट शूज पहने हुए हैं, स्लो हो गई. लेकिन जैसे ही शो एंड हो रहा होता है, एंड होते होते अपनी बाहें ऐसे सिमट लेता है और सिर नीचे कर लेता है, फिर घूमते देखा है उसे? देखा भी नहीं जाता है, ऐसे स्पिन करता है. क्यों? रेडियस घट गया पहले के मुकाबले. पहले ऐसे नाच रहा था तो एक रेडियस, ऐसे बाहें की तो एक बढ़ गया रेडियस, अब तो घटा लिया, सिमट गया, सिर भी नीचे. अब रेडियस घटा लिया तो क्या बढ़ाऊं कि एंगुलर मोमेंटम सेम रहे? स्पीड, क्योंकि मास तो बदलने से रहा, तो स्पीड बढ़ा दी मैंने. तो देख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड है. रेडियस बढ़ा, स्पीड घटी, रेडियस घटा, स्पीड बढ़ गई.
क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेशन क्या है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी को यहाँ स्पीड समझिए, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। अब यही प्लेनेट के साथ हो रहा है। ये जुपिटर की तरह समझिए, बड़ा सा प्लैनेट, वेरी मैसिव प्लैनेट। इसके कोर एरिया सॉलिड हो सकता है, जो इसके अंदर कोर मुझे नहीं पता, हो सकता है, लेकिन इसका सारा ये एक गैसियस प्लैनेट है। तो क्या हो रही हैं, गैसेस आपस में जुड़ रही हैं, जुड़ रही हैं, जुड़ रही हैं। तो एक परत दूसरी पे गिर रही है, दूसरी उसके अंदर वाली पे गिर रही है, दूसरी उसके अंदर वाली पे, कोलेसेंस हो रहा है ना, एक्रीशन हो रहा है ना अंदर ही अंदर, इसे कोलेसेंस कहते हैं। जैसे चार चुनरियां एक के ऊपर एक के ऊपर एक, सबसे पहले बाहर वाली तीसरी पे गिरी, तीसरी दूसरी पे गिरी, दूसरी पहली पे गिरी, गिरी ना, या मान लीजिए पहली पे दूसरी गिरी, दूसरी पे तीसरी, तीसरी पे चौथी गिरी। कहने का मतलब वो इकट्ठी हो रही हैं, सिकुड़ना, कोलेसेंस होना। तो इसकी वजह से क्या रिड्यूस हो रहा है, रेडियस। क्या रिड्यूस हो रहा है, रेडियस। तो क्या बढ़ाना पड़ेगा, रोटेशन की स्पीड। क्या बढ़ाना पड़ेगा, रोटेशन की स्पीड। तो क्योंकि जब वो जो नेबुला डिस्क थी, उससे जो वो आउटर प्लैनेट बने, दे वर वेरी मैसी इन द मास, दे वर वेरी मैसिव। और जब शुरुआत में मैटर कंडेंस होना शुरू हुआ, या कोलेसेंस कह लीजिए होना शुरू हुआ, तो अल्टीमेटली धीरे 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 अगर वो जितने ओरिजिनली जो होगा एक लूज ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ द क्लाउड्स, धीरे 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 वो एक शेप बेस्ड बॉडी ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट आ रहे हैं। तो गैसेस कोलेसेंस हो रही हैं, एक्रीशन हो रहा है, मतलब कंडेंसेशन हो रही है, कंडेंस हो रही हैं। तो फिर एंगुलर मोमेंटम को अगर कंजर्व रखना है, तो रेडियस घट रहा है, तो स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी। तो रोटेशन की स्पीड बढ़ गई। तो अब पूरे सोलर सिस्टम में फिर जो जितना बड़ा प्लैनेट है और उसने ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस अट्रैक्ट कर रखी हैं, तो वो कोलेसेंस हो रहा होगा उनमें, तो फिर उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी कि नहीं, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, उसकी रोटेशनल स्पीड ज़्यादा होगी, अगर हमें एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करके रखना है तो। आई बात समझ में। इसलिए पूरी पंक्ति में 5th पोजीशन पर जुपिटर आता है, और जुपिटर का साइज सबसे मैसिव है। जुपिटर ने सबसे कम दिन लिए थे एक स्पिन कंप्लीट करने में, हमने पढ़ा था 9 घंटे 56 मिनट, यानी कि सबसे तेज रोटेट करना पड़ता है, क्योंकि जिम्मेवारी है उस पर, एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है। आई बात समझ में, उसे ऑलवेज कंजर्व करके रखना है, बिल्कुल जैसे आइस स्केटर करता है, बिल्कुल ये करता है। अब इसको एक बात बताऊं, जब तारा मर जाता है ना, स्टार डेड हो जाता है, हमारा सन डेड हो जाएगा, तारा ही है, जब तारा डेड हो जाता है, लेकिन उसके सेंटर में, डेड हो गया खत्म, लेकिन सेंटर में धीमी सी एक लाइट रह जाती है, धीमा सब कुछ जिंदा रह जाता है। अब वो थोड़ा सा ही रह गया है, सराउंडिंग सारा मटेरियल अब उस पर एक्रीट होना शुरू हो गया, कोलेसेंस होना शुरू हो गया, तो रेडियस घटना शुरू हो गया। तो रोटेशन उसको कितनी तेज करनी पड़ेगी, इतना तेजी से रोटेट करता है कि अनइमेजिनेबल है। ये पल्सर है, द पल्सर स्टार, मैंने लिखा नहीं, वो भी यही प्रिंसिपल फॉलो करता है। ओके, पल्सेस, द पल्सेटिंग स्टार, क्लियर। तो यहां पर आइए, सो angular momentum is mass into velocity into radius, this is always conserved. Whatever you do to a system, there is always the same amount of angular momentum. Example, ice skater, as material fell together, अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी, मटेरियल जैसे जैसे कंडेंस हो रहा है, एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है, as material fell together and compressed under the impact of gravity, 2 कॉमा के बीच में तो साइलेंटली पढ़ना है ना इसे, as material fell together under the impact of gravity and compressed, its radius decreased, and so it had to speed up in just the same way as our ice skaters. The giant planets have great deal of mass, and as it condensed or it began to condense, each planet began to spin faster. Okay? क्यों? क्योंकि आउटर प्लैनेट्स आर मैसिव इन कंपेयर टू द इनर प्लैनेट, बड़े हैं साइज में, वेरी बिग। तो अब उसके कॉन्टेक्स्ट, उसकी वजह से एक चीज होती है, वो क्या, द मोर मास द प्लैनेट हैड, अब ये जिंदगी भर याद रखना रोटेशन स्पीड के लिए, द मोर मास द प्लैनेट हैड,
द मोर एंगुलर मोमेंटम इट हैड, मास ज़्यादा है तो एंगुलर मोमेंटम भी ज़्यादा होगा उसका, एंड हैंस फास्टर वुड द स्पिन। आई बात समझ में? तो मोर मास है, इट्स मोर मैसिव, तो अल्टीमेटली उसमें कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन होगी तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए स्पीड फास्ट होगी, स्पिन तेज होगा। ओके, सो द मोर मास द प्लैनेट हैड, द मोर एंगुलर मोमेंटम इट हैड एंड हैंस फास्टर वुड स्पिन, क्योंकि उस एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना पड़ेगा। जोवियन प्लैनेट्स माने द आउटर प्लैनेट माने द 4 प्लैनेट्स, द मैसिव प्लैनेट, जोवियन प्लैनेट्स हैव रिलेटिवली मोर मास देन द रेडियस। जो उनका अगर मास देखें तो जितने के रेडियस पे जितना का मास ओवरऑल होना चाहिए उस कॉन्टेक्स्ट में उतने के रेडियस में मास ज़्यादा है, फिर तो रेडियस के मुकाबले मास ज़्यादा है। आई बात समझ में? तो इस हिसाब से रेडियस कम है, रेडियस कम है, मास ज़्यादा है, तो कम रेडियस को कॉम्पनसेट करने का फिर ऑप्शन क्या है? स्पीड फास्ट। स्पीड क्या करनी पड़ेगी? फास्ट। ओके, तो ओवरऑल ही जो हमारे जोवियन प्लैनेट्स हैं उनका जो रेडियस है वो उनके मास के कंपैरेटिवली कम है, सो दे आर मोर मैसिव, तभी हम कहते हैं कि बहुत मैसिव है। आई बात समझ में? और इस कॉन्टेक्स्ट में फिर स्पीड ही कॉम्पनसेट कर पाएगी उस एंगुलर मोमेंटम को, तो क्योंकि हमने कभी भी, और फिर धीरे धीरे वही कंडेंसेशन हो रही है, सिंपल। और वो क्योंकि शुरू में बड़ा साइज था इसलिए इन्होंने खींच भी लिया था सारा कुछ, मोर एंड मोर गैसेस खींची इन्होंने, तो इनर प्लैनेट्स का साइज छोटा था और मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें हाई टेम्परेचर की वजह से तो इवेपोरेट ही हो गई, वेपोराइज ही हो गई, उड़ फुड़ गई, कहीं चली गई, पता ही चला। और साइज छोटा होने की वजह से ग्रेविटी का इम्पैक्ट कम था, इसकी वजह से कम गैसेस उनके एटमॉस्फेयर में वो खींच पाए। इसकी वजह से फर्दर ऐसी कोई टेंशन नहीं थी कि कंडेंसेशन होती चली जा रही है जिसको कॉम्पनसेट कर, रेडियस कम होते जा रहा है जिसको कॉम्पनसेट करने के लिए स्पीड बनानी पड़ेगी, ऐसा था नहीं। बट आउटर प्लैनेट के कॉन्टेक्स्ट में ये था, मैसिव होने के कारण ग्रेविटी इम्पैक्ट ज़्यादा था, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने साथ खींच के रखी, और फिर अल्टीमेटली कोर के इम्पैक्ट में वो बाहरी चीज़ें एक्रीट गिरती चली गई, यानी कि कोलेसेंस होते चला गया, टुगेदर होती चली गई, और इस वजह से रेडियस रिड्यूस हो रहा है, उसे कंपनसेट करने के लिए स्पीड बढ़ती चली गई। ये बात आप याद रखिएगा। तो मैनी थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल, हमने प्रूव किया, इट्स प्रॉक्सिमिटी टू इट्स स्टार एंड एनी मून्स इट में हैव, कोई भी प्लेनेट की उसके स्टार से प्रॉक्सिमिटी और अगर कोई मून है ये प्रभावित करता है रोटेशन को। हाउ मच ऑफ द प्लेनेट इज सॉलिड वर्सेस लिक्विड, अब क्लियर हुआ, क्योंकि आउटर प्लैनेट्स वर लिक्विड, वर गैसियस, इसलिए फर्दर कोलेसेंस चली जा रहा है, कंडेंसेशन चली जा रहा है, रेडियस घटते जा रहा है, इसकी वजह से उसको कॉम्पनसेट करने के लिए रोटेशन स्पीड बढ़ते जा रही है, ज़्यादा रोटेशन स्पीड है। बट इनर प्लैनेट दे आर ऑलरेडी सॉलिड, तो रेडियस क्या रिड्यूस होगा, तो जितनी जो स्पीड है वो है। ओके, सो इसलिए ये डिपेंड करता है कि सॉलिड है या लिक्विड है प्लैनेट। दूसरा पॉइंट, द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, वो मैंने समझा दिया, एस्टेरॉइड का इम्पैक्ट। और पहला, द ओरिजिनल रोटेशन इनहेरिटेड फ्रॉम द एक्रेशन डिस्क फ्रॉम विच द प्लैनेट्स फॉर्म्ड। ठीक है, जितना ज़रूरी था आपके लिए, एक डाउट के कॉन्टेक्स्ट में इतना समझा दिया बहुत है भाई, इसके आगे पीएचडी तो अपन को करनी नहीं, मामला समझ आ गया। थैंक यू सो मच, बाय।